चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे आगे है निवेश की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चे निवेश को हम पूंजी निर्माण के नाम से भी जानते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, क्योंकि बच्चे आप जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो आपको कहीं निवेश लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पूंजी निर्माण, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही वर्ड एक हैं। बच्चे निवेश एक प्रक्रिया है पूंजी निर्माण करने की, इसलिए पूंजी निर्माण और निवेश एक ही माना जाता है। बच्चे आप मुझे बताइए, जब आपको बिजनेस बढ़ाना है या अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? बच्चे आप निवेश करेंगे, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, मशीनों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब को खरीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जब बच्चे उस पैसे से आप उन चीज़ों को खरीदोगे तो वो आपका निवेश कहलाएगा। ठीक है, चलिए, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की जाती है। एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है। निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह मैं आपको बता चुका हूं। बच्चे दोनों डेफिनेशन पढ़िए, और दोनों डेफिनेशन का कहने का मतलब एक ही है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना, ठीक है, वो हमारा निवेश कहलाएगा। अब बच्चे पूंजी का स्टॉक होता क्या है? वृद्धि तो हम करेंगे, पूंजी का स्टॉक है क्या? बच्चे पूंजी के स्टॉक में आपकी स्थिर परिसंपत्ति आती है, जिसको आप प्रोडक्शन के समय इस्तेमाल करते हैं। प्लांट और मशीनरी, ये सब आप प्रोडक्शन के समय इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, एक यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है कि जब निवेश निकालेंगे, निवेश बराबर पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन। आई यहाँ पर निवेश है, डेल्टा यहाँ पर परिवर्तन है, और के पूंजी का स्टॉक। तो निवेश बराबर पूंजी का स्टॉक में परिवर्तन। बच्चे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा है कि निवेश का उद्देश्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। मैंने आपको अभी बताया कि जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए आपको पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करनी पड़ेगी। और बच्चे जब पूंजी का स्टॉक बढ़ेगा तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, हमारी उत्पादन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्लांट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, मशीनरी को बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो निवेश का मोटिव क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। बच्चे फिर से, निवेश का उद्देश्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चे बात करते हैं निवेश के घटक के बारे में। बच्चे निवेश के दो घटक हैं, पहला स्थिर निवेश, दूसरा माल सूची निवेश। स्थिर निवेश क्या होता है? बच्चे स्थिर निवेश को हम स्थिर पूंजी निर्माण भी बोलते हैं। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादकों की जो स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं या जो पूंजीगत वस्तुएं होती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, उसके स्टॉक में वृद्धि को स्थिर निवेश कहते हैं। अब बच्चे स्थिर निवेश निकलेगा कैसे? यहां पर देखो छोटा सा फॉर्मूला है। एक लेखा वर्ष में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि, यदि हम लेखा वर्ष के अंत में जो स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक था उसमें से वर्ष के प्रारंभ में जो स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक था उसको घटा दे तो हमारा स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक में वृद्धि निकल जाएगी, और इसे ही हम बच्चे बोलेंगे स्थिर निवेश। बच्चे आपके सिलेबस में निवेश के बारे में इतना ही लगभग समझना है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना इनफ है, सिर्फ इसको कर लीजिए और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बच्चे स्थिर निवेश का महत्व क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया कि स्थिर निवेश का उद्देश्य है उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। यदि उत्पादन बढ़ता है तो बच्चे अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, और जब उत्पादन का स्तर हमारी अर्थव्यवस्था में ऊंचा हो जाएगा तो इससे हमारी आर्थिक समृद्धि अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था की बढ़ जाती है तो जीडीपी में भी वृद्धि होने लग जाती है। ठीक है बच्चे, ये है स्थिर निवेश के महत्व। आगे चलिए, माल सूची निवेश।
बच्चे दो मैंने घटक बताए थे, एक स्थिर निवेश, दूसरा माल सूची निवेश। तो अब देखिए वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाला परिवर्तन, वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाला परिवर्तन माल सूची निवेश कहलाता है। अब बच्चे माल सूची स्टॉक क्या है? बच्चे माल सूची स्टॉक एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक निश्चित समय पर, पॉइंट ऑफ टाइम, उत्पादक के पास जो भी स्टॉक है वो उसका माल सूची निवेश कहलाता है। अब उस स्टॉक में क्या क्या सम्मिलित है? उसमें सम्मिलित होता है तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, कच्चा माल। ये तीनों चीजें माल सूची स्टॉक में सम्मिलित होती हैं। चलिए बच्चे ये देख लेते हैं कि माल सूची स्टॉक में परिवर्तन को कैसे निकालते हैं। तो लेखा वर्ष जो हमारा जो ईयर होता है उसके एंड में, उसके अंत में जो माल सूची स्टॉक बचता है उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रारंभ में जितना माल सूची स्टॉक था। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में कितना परिवर्तन आया, और यही परिवर्तन माल सूची निवेश कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाया TR जैन की बुक से। मैं चाहता तो आपको लिख लिख के समझाता, लेकिन बच्चे लिख के समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और ऐसे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। जो चीज़ें छूट जाती हैं लिखते समय, समझाते समय, उन चीज़ों को भी यहाँ कवर कर लिया जाता है। इसलिए पहले से नोट्स बनाकर और फिर इसको आपको मैं डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए और हमारा समय बच जाए। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। माल सूची निवेश का महत्व। बच्चे उत्पादन की प्रक्रिया में आगतों की निरंतर पूर्ति कराता है। आगतें बच्चे कच्चा माल, श्रमिक, ये हमारी आगतें हैं। यदि माल सूची स्टॉक हमारा बना हुआ है तो हमारी आगतों में कोई कमी नहीं आएगी और हम प्रोडक्शन को लगातार कर सकते हैं। प्रचुर स्टॉक होने पर दिन प्रतिदिन होने वाली बाजार की अनिश्चितताओं से मुक्ति। बच्चे बाजार में जितनी भी अनिश्चितताएं होती हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं यदि हमारे पास प्रचुर माल सूची स्टॉक है। बच्चे हम मान लेते हैं आपने प्रोडक्शन के लिए 1 लाख रुपए का स्टॉक अगले 5 महीने के लिए खरीद कर रख लिया। वो स्टॉक आपको 5 महीने के लिए इनफ है, आपको फिर बीच में नहीं खरीदना। अब बच्चे हो सकता है कि इस 5 महीने उस स्टॉक की कीमत बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है या उसकी पूर्ति कम हो सकती है। तो आपको बच्चे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगले 5 महीने तक जो स्टॉक आपने खरीद के रख रखा है उस स्टॉक की मार्केट में पूर्ति कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए। आप इस अनिश्चितताओं से पूरी तरीके से मुक्त हैं क्योंकि आपने अगले 5 महीने तक के लिए प्लानिंग कर ली है और अब अगले 5 महीने का कच्चा माल खरीद के रख लिया है। तो आगे यदि 5 महीने के अंदर उसकी कीमत बढ़ भी जाती है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बच्चे, संभावित मांग को पूरा करने में सक्षम। यदि आपके पास माल सूची स्टॉक प्रचुर मात्रा में है, इनफ है, तो आपको संभावित मांग की हानि नहीं उठानी पड़ेगी। इसका अर्थ यह है कि मान लो कि डिमांड 1 लाख प्रोडक्ट्स की थी, ठीक है, और आपके पास माल सूची स्टॉक पहले से है तो आप उस डिमांड को पूरा कर दोगे। अगर बाई चांस डिमांड बढ़ भी जाती है अचानक किसी कारणवश 1 लाख से 1,20,000 भी हो जाती है, तो यदि आपके पास माल सूची स्टॉक है तो आप उस 20,000 डिमांड को भी पूरा कर सकते हो और जो 20,000 की आपको हानि होने वाली थी उस हानि को लाभ में परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बच्चे 2 कंसेप्ट और निकल के आते हैं, वांछित माल सूची स्टॉक और अवांछित माल सूची स्टॉक। बच्चे वांछित माल सूची स्टॉक जो होता है वो प्री प्लान्ड होता है, वो पहले से प्लान करके बनाया जाता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है और हमें कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, लेकिन जो अवांछित माल सूची स्टॉक होता है वो अनियोजित होता है, मतलब उसमें उसके लिए कोई प्लान नहीं किया जाता, वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान के चलो बच्चे, हमने 1000 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया और हम उसको बाज़ार में बेचना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हमने 600 वस्तुएं बेच दी, 400 वस्तुएं हमारी रह गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं थी पूरी।
तो जो 400 वस्तुओं का स्टॉक बच गया वो आपका अवांछित माल सूची स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, ये अचानक ही मांग कम हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ये मान सकते हैं कि जो हमने अपेक्षा की थी मांग की, उस मांग के बराबर डिमांड नहीं हुई, वस्तु की डिमांड नहीं हुई और आपका स्टॉक बच गया। ठीक है, और इसके कारण हमें हानि उठानी पड़ती है। एक जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन तो हमने 1000 वस्तुओं को कर दिया था, लेकिन डिमांड सिर्फ 600 वस्तुओं की हुई, तो 400 वस्तुओं की हमें हानि उठानी पड़ी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते। बच्चे सकल निवेश, बच्चे स्थिर परिसंपत्तियों पर जो व्यय किया जाता है और माल सूची स्टॉक पर जो व्यय किया जाता है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा सकल निवेश कहलाएगा। ठीक है बच्चे, या जो हमारी संपत्तियां होती हैं नई संपत्तियों पर खरीदने पर किया गया व्यय, और जो वर्तमान में संपत्ति थी उसकी हमने मरम्मत करवाई और उसको दोबारा से स्थापन करवाया तो उस पर किया गया व्यय, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या कहलाएगा? सकल निवेश। बच्चे शुद्ध निवेश, सकल निवेश में से जब मूल्यह्रास को मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो वो शुद्ध निवेश कहलाता है। डेप्रिसिएशन आगे हम पढ़ेंगे। शुद्ध निवेश उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है, इससे इसमें पुनः स्थापन निवेश नहीं शामिल होता। ठीक है, अब बच्चे आगे कंसेप्ट है मूल्यह्रास का। बच्चे मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? बच्चे जब हम किसी मशीनरी को या किसी स्थिर परिसंपत्ति को लगातार प्रयोग में लाते हैं तो उसके मूल्य में कमी हो जाती है इस्तेमाल करते करते। जो उसका वास्तविक मूल्य, हमने जिस मूल्य पर उसको खरीदा था वो मूल्य एंड तक नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, तो इसी कमी को हम बोलते हैं मूल्यह्रास। बच्चे ये मूल्यह्रास स्थिर परिसंपत्तियों में होता है। ठीक है, अब मूल्यह्रास होने का कारण क्या है? सामान्य टूट फूट। बच्चे जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है। मशीन को आप जब इंस्टॉल करते हैं उस समय भी कुछ नुकसान हो सकता है मशीन में, मशीन वर्क करते समय उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। आकस्मिक हानि जो बच्चे हमें जिसका अंदाज़ा नहीं होता और वो अचानक से हो जाती है तो उसका वो भी मूल्यह्रास कहलाएगी। और प्रत्याशित अप्रचलन, बच्चे समझ लेते हैं कि प्रत्याशित अप्रचलन होता क्या है। बच्चे इसका मतलब ये है कि जब परिसंपत्ति में अप्रचलन आ जाए, मांग में परिवर्तन के कारण या तकनीक में परिवर्तन के कारण। बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कलर टीवी की तकनीक आई तो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाला प्लांट अप्रचलित हो गया, मतलब उसका प्रचलन नहीं रहा, लोग कलर टीवी को ज़्यादा पसंद करने लगे। इसी तरीके से प्लास्टिक के जूते बनाने वाला प्लांट अप्रचलित हो जाता है जब चमड़े की जूतों की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे प्रत्याशित अप्रचलन और अप्रत्याशित अप्रचलन दोनों अलग अलग है, इसका डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा बुक में एक बार। बच्चे प्रत्याशित अप्रचलन और अप्रत्याशित अप्रचलन इन दोनों में डिफरेंस है, आप इसको किताब से पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी के कारण जब किसी परिसंपत्ति की मूल्य में कमी आती है तो उसका मूल्यह्रास नहीं बोलते बच्चे मूल्यह्रास केवल प्रत्याशित अप्रचलन के कारण जब किसी मशीनरी में या किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आती है तभी हम उसे मूल्यह्रास बोलेंगे, अन्यथा अप्रत्याशित अप्रचलन के केस में हम उसे मूल्यह्रास नहीं बोलते। बच्चे इसमें मूल्यह्रास नहीं माना जाएगा जब कभी ऊपर दिए गए कारणों से स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आती है तब इसे पूंजीगत हानि माना जाएगा, मूल्यह्रास नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चे मूल्यह्रास में केवल प्रत्याशित अप्रचलन को ध्यान में रखा जाता है, अप्रत्याशित अप्रचलन को नहीं। मूल्यह्रास से होने वाली जो भी हानि है उसके लिए हम मूल्यह्रास आरक्षित कोष बनाते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं, उसमें हम उसके लिए पैसा इकट्ठा करके पहले से ही रखते हैं ताकि जब मूल्यह्रास हो तो हम उसकी भरपाई, उसका नुकसान को वहन कर सकें। लेकिन जो अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो हम उसको बच्चे बीमा, इंश्योरेंस के द्वारा रिकवर करते हैं। ठीक है, चलिए